नरेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हैज इंडिया मिस द बस? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव किया और पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो गए, वैसे में आपने जो मीडिएशन की जो भूमिका होती है, जो मीडिएट आप कर सकते थे, एक 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 ऐसे प्लेयर के तौर पे जो ईरान, अमेरिका और इसराइल तीनों की टेबल पे ला सकता था, वो हमने मौका गवा दिया। नरेश जी। बिल्कुल, इस बात में मुझे लगता है, इस बात में दम है। ये कहना ठीक होगा कि भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता था और उसने ये भूमिका नहीं निभाई। और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि एक तरह से दे हैव मिस्ड द बस और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये पाकिस्तान की अपनी पहल पर हो रहा है। और जो पाकिस्तान के जो मित्र देश हैं वहां पर, वैसे मित्र देश तो भारत के भी हैं, खाड़ी देशों में हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जाकर उनसे गले मिलते हैं और इनाम वगैरह वहां प्राप्त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारत की भूमिका हो सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पिछले 24 घंटे के जो भी समाचार हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं दिखती, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर एस्केलेशन हो रहा है, यानी लड़ाई आगे फैल रही है। एक तरफ तो इजराइल के हमले ईरान पर रुके नहीं है। यही नहीं, आज एक ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि इजराइल ने कल रात जो है ईरान के जो गैस के ठिकाने हैं उन पे हमला किया है। अगर ये बात सही है तो ये एक तरह से उसका उल्लंघन है उस आश्वासन का जो ट्रंप ने दिया था पिछले हफ्ते। और इसका मतलब यह है कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, वो अभी भी अपने दम पर हमले ईरान पर कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज की ये खबर यहाँ कम से कम पश्चिमी मीडिया में काफी चर्चा में है कि सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों इस लड़ाई में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान अलग नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ में एक पैक्ट है और उस पैक्ट के हिसाब से उसको उनके साथ मिलना होगा। इससे ये भी लगता है कि फिर जो देश जो अपनी तरफ से मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं वो फिर सीधे सीधे साइड लेते हुए दिखेंगे। तो ईरान तो उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। और एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि इजराइल, जो सऊदी अरब और यूएई का तर्क ये सही हो सकता है कि ईरान उनके ठिकानों पर हमले कर रहा है। और अभी तक उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, बावजूद इसके कि उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके बाद अगर ये देश इस लड़ाई में कूदते हैं तो उसमें कोई किसी तरह की शांति की संभावना आगे तक नहीं दिखती। तीसरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत की बात कर रहा, एक नेगोशिएशंस की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। जो खड्ग आइलैंड है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज में है, वहां पर ये माना जा रहा है कि वहां पर ईरान अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारने जा रहा है। कोई 2,500 के यूएस मरीन इंडो पैसिफिक से आ चुके हैं वहां पर। इसके अलावा 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जो कि तुरंत ग्राउंड इन्वेजन के लिए जानी जाती है, उसके लिए कई बार उसका इस्तेमाल हो चुका है, उसके 3,000 सैनिकों को वहां भेजा जा रहा है। तो ये सब मिलकर खड्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ईरान अमेरिका के इस प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा। इसके अलावा ये भी रिपोर्टें हैं कि खड्ग आइलैंड ही नहीं, जो इस्फहान में, जहां पर ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको छिपाया हुआ है, उसको भी वहां से लाने की कोशिश एक ग्राउंड इन्वेजन के जरिए अमेरिका और इजराइल कर सकते हैं। तो ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा है।
और लेकिन उसमें बस यही एक बात मुझे लगती है कि जो ये शायद ग्राउंड इन्वेजन ना हो, क्योंकि पहली बात तो ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप का जो मागा मूवमेंट है जी। उसमें पहले ही थोड़ी थोड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई है। अभी भी बड़ी तादाद में तो लोग उनके साथ हैं, लेकिन उनके बहुत सारे जो बड़े नाम हैं, मेगन कैली है या जो कैंट है जिन्होंने पिछले हफ्ते इस्तीफा दिया है, तो इस तरह के जो नाम हैं वो इस लड़ाई के शुरू से खिलाफ है, और उसमें वो इजराइल को दोष देते हैं कि उसने ये लड़ाई थोपी है, और ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट वाली नीति दरअसल इजराइल फर्स्ट बन गई है। तो इससे उनको जो पॉलिटिकल नुकसान है, वो जो जी कि जी। कुछ महीने में ही वहां पर मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, और वहां रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग जिनको वहां चुनाव में उतरना है, वो इससे काफी घबराए हुए हैं कि अगर ये लड़ाई, खासकर ग्राउंड इन्वेजन अगर होता है, तो ये लड़ाई बहुत फैलेगी, और एक बार ठीक है। ग्राउंड इन्वेजन हो गया, बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, तो फिर वो वापस बुलाना इनके हाथ में नहीं है, फिर वो ईरान तय करेगा। जी। ऑलरेडी ये सारा नैरेटिव इस समय काफी कुछ ईरान डिक्टेट कर रहा है। ग्राउंड इन्वेजन के बाद तो ये और मुश्किल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो से 1979 में जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया था ईरान ने, हो सकता है अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना ले, तो उसके बाद ट्रंप जी। कहाँ जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा संकट उनके लिए हो सकता है। लेकिन ये भी इसके साथ साथ कहना जरूरी है कि ट्रंप दरअसल एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, जिनको कोई चुनाव नहीं जो कुछ लड़ना, भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ किसी भी को कर भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें मुझे कोई थोड़ा सा भी फायदा होने की गुंजाइश है तो वो कर सकते हैं। इसलिए हमें सबको ये भयभीत इससे होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई फिर सिर्फ ये अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं, पूरी दुनिया की लड़ाई होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से एनर्जी का जो स्टॉक्स है लोगों का कम होता जा रहा है, आज ही फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है। इसी तरह से जो फर्टिलाइजर है उसका उत्पादन रुक गया है, खाड़ी से करीब करीब आधा वहां जाता है। तो फूड क्राइसिस जो है बहुत दुनिया में मरी की संख्या बढ़ सकती है। तो ये लड़ाई दरअसल पूरी ग्लोबल लड़ाई हो रही है। दरअसल ये लड़ाई किसी के हक में है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी के हक में नहीं है। युद्ध यहाँ पे हो रहा है और फिलीपींस अगर उससे तबाह हो रहा है या फिर भारत के अंदर अगर संकट हो रहा है तो जाहिर सी बात है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.